ठीक है। पिछला जो लेक्चर था, देखिए सबसे पहले कल का लेक्चर फटाफट एक बार बहुत एकदम क्विक रिवीजन देखेंगे और उसके बाद फिर आगे देखेंगे। तो सबसे पहले महाजनपद काल में मैंने बताया था कि महाजनपद में 16 महाजनपद थे, जिसमें से सबसे शक्तिशाली महाजनपद हमारा मगध था। मगध के अलावा भी जो कौशल हो गए, वत्स हो गए, अवंती हो गए, ये भी कुछ क्या थे, बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही शक्तिशाली महाजनपद हैं। समझे, इनके बारे में भी हम यहाँ पर देख लेंगे, किसको किसने हराया, किसने किसका शासन हड़प लिया, कहाँ का शासक कौन बना, वो सारी चीजें। ठीक है, तो महाजनपद में मैंने बताया था कि महाजनपद क्या होते थे, कई कबीलों को मिलाकर जनपद बनता था और उसमें से वो जनपदों में से जो सबसे शक्तिशाली जनपद रहा करते थे उन्हें महाजनपद कहा जाता था। तो 16 महाजनपद थे। इसके आगे मैंने कल ये सब सारी चीजें हो चुकी थी। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में जहां धार्मिक क्रांति हुई, वहीं दूसरी ओर धार्मिक क्रांति की वजह से क्या हुआ कि लोगों के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जीवन में भी बहुत अधिक लेवल तक बदलाव हुआ। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर, क्योंकि लोहे का आगमन, लोहे का प्रयोग यहाँ के लोगों ने बहुत बेहतरीन ढंग से सीख लिया था, तो यहाँ पर क्या हुआ कि अब वे लोग क्या थे, कृषि कार्य व्यवस्थित तरीके से करने के लिए सक्षम थे। जो भी कृषि कार्य थे जिसके लिए उनको क्या हथियार और औजारों की जरूरत पड़ती थी, तो वो करने के लिए वो अब क्या थे, व्यवस्थित ढंग से तैयार थे। आगे बढ़ेंगे तो जिसके कारण क्या हुआ, लोगों में अस्थायित्व। तो याद रख लेना, कृषि ही एक ऐसा व्यवसाय था जिसने क्या किया, लोगों के जीवन में अस्थायित्व लाया। भटकना छोड़कर लोग घर बनाकर रहने लगे, समझे, क्योंकि अनाजों को रखने के लिए, भंडारण करने के लिए उन्हें घर की जरूरत पड़ती थी। अब ऐसा तो है नहीं कि भैया 1 बीघा में गेहूं बोए और फिर क्या हुआ भाई, एक ही दिन में काट के सब खा गए, उसे 1 साल तक खाएंगे ना, बोलो। हाँ सर। तो वही है कि यहाँ पर कृषि ही ऐसा सवाल बन सकता है कि निम्न में से कौन सा ऐसा व्यवसाय था जो क्या किया, मानव जीवन को अस्थायित्व बनाने में सक्षम रहा। तो वह कृषि ही था जिसने, अब उससे पहले क्या था, इंसान पशुपालन भी करता था लेकिन अपने पशुओं को लेके यहाँ से वहां तक घूमता रहता था, समझे। लेकिन जब उसने कृषि कार्य प्रारंभ किया तो उसने क्या हुआ, उसके जीवन में अस्थायित्व आने लगा, अस्थायित्व की भावना पनपने लगी। फिर क्या हुआ, छोटे छोटे कबीले, राज्य बनते जा रहे थे। यही, इसके अलावा बुद्ध के समय पहुंचते पहुंचते जन का अत्यधिक रूपांतरण हो चुका था और जनपदों का जन्म हो चुका था। तो जनों का रूपांतरण जनपदों में हो चुका था और जनपदों के बाद फिर कुछ महाजनपदों का निर्माण हुआ, शक्तिशाली जनपदों का निर्माण हुआ। आगे बढ़ेंगे तो 2 पॉइंट याद रख लेना, बौद्ध ग्रंथ किसका, बौद्ध ग्रंथ का अंग्योत्तर निकाय, और भगवती सूत्र किसका, जैन ग्रंथ। इन दोनों में, ये दोनों उसी टाइम के हैं, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के ही हैं। अंग्योत्तर निकाय जो कि बौद्ध ग्रंथ का है और इसके अलावा भगवती सूत्र जो कि जैन ग्रंथ है। ये दोनों में 16 महाजनपदों की बात की गई है, लेकिन हाँ, इसमें 16 महाजनपदों में जिनका नाम है और इसमें 16 राज्यों में जिसका उल्लेख है, उन दोनों की सूची में, दोनों के चार्ट में जो इनका ये है उसमें बदलाव है, थोड़ा परिवर्तन है, समझे, कुछ अंतर है। लेकिन क्या किया जाए, अगर हम बौद्ध ग्रंथ की बात करें, ऐसा इसलिए क्योंकि उस टाइम पर बौद्ध ग्रंथ अपने चरम सीमा पर था, उत्थान पर था, समझे। तो यहाँ पर ऐसा इसलिए बौद्ध ग्रंथ को लोग, बौद्ध धर्म को लोग इसलिए मानते थे क्योंकि वहां वह क्या था, वो मध्यम मार्ग की बात करता था, अति की बात नहीं करता था। वहीं अगर हम क्या दूसरी तरफ अन्य किसी उसको जैन ग्रंथ को देखें तो वह क्या करता था, अति की बात करता था कि अगर आप कोई भी चीज करते हो, फिर चाहे वो पूजा पाठ है, चाहे जो भी है, वो आप क्या करो, एक एक्सट्रीम लेवल पर करो, समझे। आप अगर उपवास रख रहे हो तो पूर्ण रूप से भी उस उपवास रखो, फिर ये नहीं कि आप पानी पीने लगे और खाना खाने लगे, समझे मेरी बात, बोलो। ठीक, तो अब नेक्स्ट पॉइंट पर देखेंगे, ध्यान देना। तो नेक्स्ट पॉइंट पर मैंने बताया कि ये दोनों सूची में 16 महाजनपदों के बारे में उल्लेख है, लेकिन उस समय के जो कबीले हुआ करते थे वो 2 तरीके के हुआ करते थे जनपद। कुछ ऐसे हुआ करते थे जिनमें राजतंत्रात्मक प्रणाली थी, कुछ ऐसे हुआ करते थे जिनमें गणतंत्रात्मक प्रणाली थी। तो समझते हैं कि राजतंत्रात्मक और गणतंत्रात्मक क्या होता है। तो सीधी सी बात है, राजतंत्रात्मक किसे कहा जाता है, जहां पे अध्यक्ष हमारा राजा होता है, और गणतंत्रात्मक किसे कहा जाता है, जहां पर राज्यों, यहां पर ध्यान से सुनना, कि राज्यों का शासन राजा द्वारा ना होकर के गण यानी संघ के हाथ में होगा। और ऐसे राज्य क्या इनको कहा गया है, तो ऐसे राज्य वज्जी, मल्ल और भी बहुत सारे गण, यहाँ पर गणराज्य थे, उन सभी को देखेंगे। 10 गणराज्यों के बारे में बात किया गया है बौद्ध ग्रंथों में।
समझे। आगे बढ़ते हैं तो महाजनपद राज्यों यहाँ पर राज्यों के द्वारा शासित थे। इसके अलावा बोला जा रहा है कि महाजनपद जो है वो राजाओं द्वारा चलाए जाते थे। जितने भी महाजनपद थे, शक्तिशाली जनपद, उनको राजाओं द्वारा चलाए जाते थे। बाकी इसके अलावा भी महाजनपदों के अलावा जो राज्य थे जिन पर राजाओं की मतलब राजा के द्वारा उनका शासन नहीं चलाया जाता था, उन्हें गणराज्य या फिर गणसंघ कहा जाता था। तो यहाँ वही है कि अलग प्रकार की शासन व्यवस्था भी थी वहां पर, उसको क्या कहा जाता था, उसे गणसंघ कहा जाता था। इन गणसंघों में क्या होता था, एक से अधिक शासक हुआ करते थे, छोटे छोटे कबीले रहते थे और हर कबीले का अपना राजा हुआ करता था। तो यहाँ प्रत्येक को राजा कहा जाता था। अधिकतर राज्य ऐसे कहां पर दिखे हैं हमको, तो विंध्य में, उत्तर में, विंध्य के उत्तर में हमें ऐसे बहुत सारे राज्य देखने को मिलते हैं। और इसके अलावा पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत में बिहार तक ऐसे राज्य पूरी तरीके से फैले हुए हैं। इनमें मगध, कोसल, वत्स और अवंती, ये जो महाजनपद थे, ये 4 महाजनपद आपको बता दूं, मगध, कौशल, वत्स और अवंती, यह 4 महाजनपद, इन्हीं के लिए सबसे ज्यादा मतलब आप देखोगे युद्ध होगा कि मगध वाला सोचेगा कि मैं कौशल को जीत लूं, कौशल वाला सोचेगा कि मैं मगध पे राज शासक मतलब मगध का शासक बन जाऊं, वत्स वाले सोचेंगे कि हम कौशल को जीत लें। समझ रहे हो मेरी बात? बोलो। हाँ सर समझ रहे। एक सेकंड। हाँ सर समझ रहे। ठीक है, तो इसके बाद अब आगे बढ़ेंगे तो यहां पर क्या बोला गया, याद रख लेना, 4 शक्तिशाली महाजनपद, मगध, कौशल, वत्स और अवंती। आगे बढ़ेंगे तो अंग की राजधानी क्या थी, तो मैंने बताया था चंपा थी। समझे, याद होना चाहिए एकदम, मतलब ऐसे ही आप कहते हैं एकदम धुन की तरह याद कर लो। तो अंग जनपद बिहार का आधुनिक मुंगेर और भागलपुर जिला उसमें शामिल था, इसकी राजधानी चंपा थी। इसके अलावा मगध, देखना, मगध जनपद में आधुनिक पटना और गया जिला और शाहाबाद का कुछ भाग शामिल है। मगध आपको पता होना चाहिए कि दक्षिणी बिहार वाला इलाका है। समझे, मगध का उल्लेख सर्वप्रथम अथर्ववेद में मिलता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। यद्यपि ऋग्वेद में मगध का उल्लेख नहीं मिलता, लेकिन किरात नामक जाति से यहाँ के एक शासक थे जिनका नाम था क्या, प्रमगंध, ये इनका उल्लेख हमें मिलता है। और ऐसा माना जाता है कि ये कहाँ के शासक थे, तो ये मगध के ही शासक थे। लेकिन मगध नाम का कोई भी शब्द हमको ऋग्वेद में नहीं मिलता। क्लियर? बोलो क्लियर। हाँ, अब आगे बढ़ेंगे तो गंगा के उत्तर में वर्तमान के तिरहुत प्रमंडल में वज्जियों का राज्य 8, यहाँ पर वज्ज के वैशाली, यहाँ पर ध्यान से सुनना, वज्ज के वैशाली और वैशालियों में 8 वैशाली हुआ करते थे, 8 संघ हुआ करते थे। तो उस 8 संघ में जो वैशालियों में लिच्छवी हुआ करते थे वो सबसे ज्यादा शक्तिशाली माने जाते थे। तो यहाँ पर वही है कि वज्जी के 8 यहाँ पर जनों का संघ था। इसमें से जो ये सबसे प्रबल कौन थे, तो लिच्छवी हुआ करते थे वैशाली के। इनकी राजधानी यहां पर वैशाली थी, ये आपको पता होना चाहिए। इसकी पहचान आधुनिक वैशाली जिले के बशाढ़ नामक गांव से किया जाता है। आगे देखेंगे तो पश्चिम में भाई काशी जनपद, काशी की राजधानी सबको पता है वाराणसी, ठीक है। इसके आगे आरंभ में काशी सबसे शक्तिशाली राज्य था, लेकिन बाद में क्या हुआ, बाद में कौशल की शक्ति के सामने कौशल एक महाजनपद था, शक्तिशाली महाजनपद, उसके सामने काशी ने क्या कर दिया, अपना आत्मसमर्पण कर दिया और काशी का इतिहास खत्म, कौशल का इतिहास शुरू। ठीक है, बोलो। हाँ, अब आगे कौशल का क्या हुआ, ध्यान से देखना। कौशल जनपद में पूर्वी उत्तर प्रदेश पड़ता है और इस कौशल की राजधानी, मैंने आपको कल सभी राजधानियों को डिटेल में बताया था। तो कौशल की राजधानी क्या थी, श्रावस्ती थी, पता है ना, जिसकी पहचान आज के समय पर उत्तर प्रदेश के गोंडा और बहराइच जिले की सीमा पर स्थित एक स्थान है जिसका नाम है सहेत महेत। समझे, वो स्थान को यहां पर श्रावस्ती के उससे जाना जाता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे तो यहाँ का महत्वपूर्ण नगर अयोध्या भी कौशल के अंतर्गत ही आता था, जो क्या है, राम कथा से इसको जोड़ा जाता है, अयोध्या। समझा, अयोध्या के राजा दशरथ, समझे, और उनके पुत्र श्री राम। ठीक है, कौशल में, इसके अलावा कौशल में शाक्यों का कपिल वस्तु गणराज्य भी शामिल था। यहीं से थे हमारे कौन, गौतम बुद्ध ना, शाक्य कुल के ही थे ना, उनके पिता क्या थे, शाक्य के क्षत्रिय कुल के क्या थे, प्रधान थे। ठीक है, तो यहाँ पर शाक्य गणराज्य की राजधानी कपिल वस्तु के अतिरिक्त उनकी दूसरी राजधानी की पहचान आधुनिक बस्ती जिले के पिपरहवा से, कि शाक्यों की पहली राजधानी तो यहाँ पर कपिल वस्तु थी, लेकिन इसके अलावा जो दूसरी राजधानी थी पिपरहवा नामक स्थान, जो कि आज कहाँ है, तो उत्तर प्रदेश में बस्ती नामक जिला है, वहां से इसकी पहचान की जाती है। क्लियर, बोलो। हाँ, अब आगे बढ़ेंगे तो कौशल के पड़ोस में थे मल्ल।
समझे। यही ये मल्ल यही थे, यहाँ पर मल्ल भी बहुत ज्यादा ताकतवर हुआ करते थे, शक्तिशाली हुआ करते थे। तो कौशल के पड़ोस में मल्लों का गढ़ राज्य था, यही मल्ल को हराना चाहते थे कौशल वाले लोग, समझे। मल्लों की राजधानी कुशीनारा थी, यहीं पर क्या हुआ था, कुशीनारा के मल्ल, समझे। तो आज के टाइम पे कुशीनारा को क्या, देवरिया जिले के कमिया नहीं, कसिया नामक गांव से, कसिया नामक गांव आज भी है वहां पर, समझे। तो मल्लों की राजधानी कुशीनारा थी और यही बुद्ध की क्या हुई थी, मृत्यु। मैंने बताया था कपिल वस्तु में क से क दोनों है, कपिल वस्तु में जन्म, कुशीनारा में मृत्यु। तो यहीं पर मैंने बताया था कि क्या बुद्ध की मृत्यु हुई थी। और कुशीनारा की पहचान आज के टाइम पे देवरिया जिले में चले जाओ तो वहां पर कसिया नामक एक गांव है, उससे किया जाता है। क्लियर, बोलो। यस सर। आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट पर देखेंगे तो अवंती। अवंती में मैंने दो बताया था, उत्तरी अवंती की उज्जैन और दक्षिणी अवंती की क्या थी, याद करो फटाक से। माहिष्मती। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। देखो धुन में याद होता है ना सब कुछ, अगर आप एक अंदाजा भी मारो तो। हाँ बोलो। हाँ भैया। समझे। तो माहिष्मती बाहुबली से याद कर लेना अपना। तो दक्षिणी अवंती और उत्तरी अवंती ऐसे दो वो राज्य थे। तो यहाँ पर अवंती राज्य मध्य मालवा और मध्य प्रदेश के यहाँ पर सीमावर्ती। मैंने बताया था अवंती सबसे दक्षिण में स्थित था, सबसे दक्षिण का महाजनपद अवंती था, याद है कि नहीं, बताया था, बोलो। सबसे दक्षिणी महाजनपद। तो इस राज्य के दो भाग थे, उत्तर भाग की राजधानी कौन सी थी, उज्जैन, और दक्षिणी भाग की माहिष्मती, आपको पता होना चाहिए। आगे बढ़ेंगे। इसके बाद पश्चिम की ओर यमुना के तट पर एक वत्स जनपद था, समझे। वत्स भी बहुत शक्तिशाली थे, यहां पर वत्स महाजनपद जो था, इसकी राजधानी कहां थी, तो इलाहाबाद के समीप में एक कौशाम्बी है, समझे। इलाहाबाद के नजदीक में कौशाम्बी है, वहां पर क्या है, इसकी राजधानी, ये कहते हैं कि ये स्थित है वत्स, समझे। वत्स के कौशाम्बी पता है कि नहीं आपको, बोलो। वत्स की राजधानी क्या थी, याद करो फटाक से। वत्स की राजधानी कौशाम्बी बताया था ना, इलाहाबाद, बादा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 16 महाजनपदों और उनकी राजधानी तो मैंने आपको कल ही बता दिया था, एक बार फटाफट देख लेते हैं। तो अंग की चंपा, इसके बाद मगध की गिरिव्रज। अभी मैं बताऊंगा कि गिरिव्रज किसके टाइम पर था, राजगिरी कब हो गया, वो सारी चीजें अभी देखेंगे, डोंट वरी। मल्ल के बारे में तो कुशीनारा के मल्ल और पावापुरी के मल्ल, देवरिया गोरखपुर आज में है ये, समझे। इसके अलावा काशी की वाराणसी, कौशल की श्रावस्ती, अयोध्या श्रावस्ती के अंदर आता है। पांचाल तो उत्तरी पांचाल के अहिछत्र और दक्षिणी पांचाल की काम्पिल्य। पांचाल यहीं से पांचाल, यहीं से द्रौपदी आई थी, मैंने बताया था आपको, समझे। उन्हें पांचाली कहा जाता है, समझे। तो पांचाल नरेश जो कहते हैं कि द्रुपद थे, द्रुपद कौन थे, पांचाली के पिता थे, समझे। तो वही द्रुपद, उन्हीं से उनका नाम द्रौपदी बना है, ठीक है। आगे कुरु, तो मैंने बताया था कि कुरु जो था वो दो भरत का, यहाँ पर क्या हुआ था कि दो आर्यों को मिलाकर बना था। पहले हमारे भरत कुल के आर्य और दूसरे हमारी किसके, बोलो, पुरु, सही बात है कि नहीं। दो आर्य, पहला भरत कबीला और दूसरा पुरु, ये दोनों को मिलाया गया, बना कुरु। और कुरु से बनता है कुरुक्षेत्र। कुरुओं ने अपनी राजधानी कुरुक्षेत्र बनाई थी, हाँ या ना, बोलो। हाँ भैया, ठीक है। तो यहां पर आप देखोगे तो फिर यहां पर कुरु की राजधानी यहाँ पर इंद्रप्रस्थ आपको दिखेगी, जो आज के समय पर मेरठ जिले में है। मेरठ, वही भाई, वही वाला जिला, समझे। मेरठ, यहाँ पर मेरठ, मुजफ्फरपुर, ये सब एकदम टॉप लेवल वाले एरिया हैं, समझे, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। तो वज्जी के भैया, वज्जी के भी वैशाली हुआ करते थे, और वैशालियों में लिच्छवी तो फिर आपको पता ही है। तो यहाँ पर वज्जी, विदेह एवं मिथिला, समझे। मत्स्य के यहाँ पर देखोगे तो विराट नगर, जयपुर, पिंक सिटी, आपको बताया था यानी जयपुर के बारे में, समझे। सवाल बन सकता है कि जयपुर को इसमें से मतलब राजस्थान का कौन सा शहर है जिसको क्या माना जाता है, पिंक सिटी भी कहा जाता है, तो जयपुर है वो, याद होना चाहिए, ठीक है, बोलो। अरे बोलो, ठीक है। अब वत्स के कौशाम्बी, इसके अलावा सूरसेन का मथुरा, चेदी का सोथवती, इसके अलावा अस्मक का पोतन, पोटली नहीं याद रखो चलेगा, पोतन याद रख लेना। अवंती की तो उत्तरी अवंती की उज्जैन, दक्षिणी अवंती की माहिष्मती, आपको पता होना चाहिए। गांधार का तक्षशिला, समझे। इसके अलावा यहाँ पर कंबोज का तो हाटक, राजपुर हाटक बोला जाता है, राजपुर हाटक जो कि कश्मीर में है। क्लियर है, बोलो।
अब ये ऐसे राज्य थे, या ये ऐसे राज्य थे जहां पर यहाँ पर राजतंत्रात्मक प्रणाली चलती थी। अब ऐसे राज्यों को देखने जा रहे हैं जहां पर गणतंत्रात्मक प्रणाली चलती थी। तो फटाफट उन राज्यों को देख लेते हैं। तो सबसे पहले यहां पर देखो कि पहला है कपिल वस्तु के कौन थे? शाक्य। कपिल वस्तु के शाक्य जो थे वो क्या थे? वो स्वतंत्र रहा करते थे। गणराज्य यहाँ पर गणतंत्रात्मक प्रणाली चलती थी इनके कबीले में, शाक्यों के कबीले में। तो यहीं से हमारे कौन थे? हमारे गौतम बुद्ध यहीं से थे, समझे? तो यहाँ पर यहीं पर उनका जन्म हुआ था। तो यह गणराज्य कहाँ था? तो नेपाल की तराई में स्थित था। इस गणराज्य की पहचान नेपाल में स्थित आधुनिक तिलौरा कोटा में की जाती है। वहीं आज तिलौरा कोटा वहां पर है, आप जाके देख सकते हो। कुछ विद्वान इसकी पहचान उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थ नगर, समझे, या फिर बस्ती जिले के पिपर हवा से करते हैं। और यहीं पर इसी गणराज्य में कपिल वस्तु के शाक्य, यहीं से ही हमारे गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। तो सिद्धार्थ नगर इसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि गौतम बुद्ध जो थे उनका बचपन का नाम क्या था? तो सिद्धार्थ था। ठीक है, इसके बाद दूसरा पॉइंट, सुमसुमार पर्वत के मग्ग। अब देखो, सुमसुमार पर्वत का समीकरण आज के टाइम पर मिर्जापुर जिले में स्थित वर्तमान का चुनार है, समझे? चुनार नामक क्या आते हैं वो गांव है आज के समय पे। वहां पर जाओगे तो वहां पर सुमसुमार पर्वत का समीकरण, वहीं पर मिर्जापुर जिला जो है आप जाओगे जहां विंध्याचल है ना? बोलो, अरे बोलो। हाँ भाई है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट। तो यहां पर बोला है कि हाँ, तो वत्सराज उदयन का पुत्र बोधि यही निवास करता था, यही का शासक था वो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो केस युक्त के कलाम जो हमारे अलार कलाम थे, अलार कलाम कौन? ध्यान गुरु थे। किसके ध्यान गुरु? बोलो जल्दी से, किसके ध्यान गुरु थे हमारे अलार कलाम? बोलो, आवाज नहीं आ रही है, जवाब दो फटाक से। गौतम बुद्ध के, समझे? तो यहां पर केस युक्त के कलाम इसी गणराज्य से हमारे अलार कलाम नामक आचार्य थे जो कि गौतम बुद्ध के ध्यान गुरु थे। तो इस गणराज्य को क्या बोला गया? कौशल के पश्चिम में स्थित है। यह गणराज्य सुल्तानपुर जिले के कुंडवार से लेकर कहां पालिया नामक स्थल तक विस्तृत था और अलार कलाम नामक आचार्य इसी गणराज्य के थे। क्लियर रखना। अलकप के बुली याद रख लेना, अलकप ये था, वहां के बुली जो थे वो गणराज्य, मतलब वहां पर भी गणतांत्रिक शासन ही चलता था। तो यह गणराज्य कहाँ था? आधुनिक बिहार के शाहाबाद, आरा और मुजफ्फरपुर जिले के बीच में है और इसकी राजधानी बेट द्वीप यानी बेतिया कही जाती है, वह थी। याद रख लेना। आगे बढ़ेंगे तो रामग्राम के कोलिये, याद रख लेना, रामग्राम के कोलिये। ये आमतौर पर याद हो जाएंगे कि रामग्राम का कौन सा गणराज्य था जो कि क्या था? मतलब स्वतंत्र गणराज्य था। तो आपको फटाक से आप जैसी 4 ऑप्शन देखोगे आपको याद आ जाएगा कि भैया ने तो रामग्राम के कोलिये बोले थे, समझे? वो याद हो जाएगा आपको, डोंट वरी। तो इसके अलावा रामग्राम के कोलिये, तो यह भी शक्य, यहाँ पर यह शक्य गणराज्य था जिसमें शाक्य गणराज्य मतलब जहां से कौन हुए थे? बोलो, जहां से हमारे गौतम बुद्ध हुए थे। तो यह शाक्य गणराज्य के पूर्व में स्थित था। इसकी पहचान वर्तमान गोरखपुर जिले के में स्थित रामगढ़ ताल से की गई है। पावापुरी के मल्ल और दूसरा मैंने बताया था कुशीनारा के मल्ल, ये यहाँ पर दोनों जगह पर मल्ल ही थे, समझे? तो पावापुरी के मल्ल पहले देख लेते हैं और फिर कुशीनारा के मल्ल देखते हैं। तो पावापुरी के मल्ल में क्या बोला है कि पावापुरी आधुनिक देवरिया जिले में स्थित पडरौना नामक स्थल पर है। यहाँ पर पावा के मल्लों ने एक नया संसद भवन, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि उद्भट्टक क्या था? सवाल बनेगा, उद्भट्टक किसे कहते हैं? तो उद्भट्टक क्या है? यह यहाँ पर पावापुरी के जो मल्ल थे उन्होंने अपने लिए एक नया संसद भवन बनवाया था जहां पर वो कोई भी निर्णय, डिसीजन, नियम कानून अपना बनाते थे अपने कबीले के लिए, उसे ही उद्भट्टक कहा जाता था। याद रहेगा? बोलो। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट। बुद्ध ने इस भवन का उद्घाटन किया था। बुद्ध गए थे और यहाँ का फीता काटे थे। आगे देखेंगे तो मल्ल गणतंत्र में आनंद और अनिरुद्ध नामक 2 प्रसिद्ध व्यक्तियों का जन्म यहीं से हुआ था। आनंद गौतम के क्या थे? शिष्य थे गौतम बुद्ध के, जबकि अनिरुद्ध क्या थे? तो मैंने बताया था कि अभी आपको बताऊंगा उसमें कि हर्यक वंश में जो उदयीन थे तो उनके एक पुत्र थे जिनका नाम था अनिरुद्ध। पहले पुत्र अनिरुद्ध ही थे, बाद में 2 पुत्र और हुए थे, मुंडक और नागदशक, समझे? अभी देखेंगे उनके बारे में, डोंट वरी। तो आगे देखेंगे, यहाँ पर 7वां नंबर है कुशीनारा के मल्ल। तो कुशीनारा की पहचान आज के टाइम पर देवरिया नामक जिले में स्थित वर्तमान में कसिया नामक गांव से की जाती है। आपको पता होना चाहिए था। क से क, कुशीनारा से कसिया कहां पर है? देवरिया जिला। याद रहेगा? बोलो।
चलो अब मिथिला के विदेह तो देखते हैं जरा मिथिला के विदेह क्या क्या है। तो मिथिला के विदेह में क्या बोला गया है कि बिहार के भागलपुर और दरभंगा जिले के यहाँ पर भूभाग में विदेह गणराज्य स्थित था। राजा जनक यहाँ के शासक थे। तो राजा जनक तो आपको पता ही है ना, बोलो, सीता के पप्पा ना। तो यहां पर राजधानी मिथिला वर्तमान में जनकपुर नेपाल के नाम से प्रसिद्ध है। क्लियर, जनकपुर कहां पर है तो नेपाल में है। ठीक है, वैशाली तो सीता कहां से आई थी, नेपाल से आई थी। तो एक तरह से सीता क्या हुई, बोलो, अरे बोलो, नेपाली सर, क्या हुई, नेपाली। बहुत अच्छा, वो बिल्कुल हुई ना, नेपाल से आई थी। तो उनके पास उस समय पूछो कि वीजा वूजा था वहां का। नेपाल में तो वैसे भी जाने आने में वीजा नहीं लगता है, समझे। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। तो वैशाली के लिच्छवी देखते हैं अब। तो लिच्छवी, वैशाली के लिच्छवी बहुत ही क्या शक्तिशाली और मतलब प्रबल थे। तो यह बुद्ध काल का सबसे बड़ा और सबसे शक्तिशाली गणराज्य था। यहाँ के राजा थे चेटक। अब देखना इनसे थोड़ा जुड़ाव रखता है मामला, यहाँ पर थोड़ा दिक्कत हो जाएगी। चेटक ने क्या किया था, तो इन्होंने क्या किया था कि जो यहाँ पर महावीर, वर्धमान महावीर की जो माता थी जिनका नाम था त्रिशला, वह क्या थी, वो चेटक की बहन थी, समझे। यही नहीं, चेटक ने अपनी पुत्री चेलन्ना का विवाह किसके साथ करा दिया था, तो मगध नरेश बिंबसार के साथ किया था। बिंबसार किसको, तो यहाँ पर पता है ना आपको, बिंबसार जिसे श्रोणी की उपाधि दी गई थी। बाद में बिंबसार को उसका पुत्र अजात शत्रु मारकर क्या करता है, गद्दी पर बैठता है, पता है ना, बोलो। हाँ सर। हाँ, तो यहाँ पर इसके बाद यहाँ पर 2 पॉइंट याद रख लेना वैशाली के लिच्छवी से, कि यहाँ का शासक चेटक था। आपको बड़ी आसानी से याद हो जाएगा क्योंकि 2 घटनाएं हैं। पहला, चेटक ने अपनी बहन का विवाह किसके साथ किया था, तो यहाँ पर महावीर के पप्पा जो थे वो कहाँ, यहीं पे थे, समझे। तो यहाँ पर वर्धमान महावीर के जो पिता थे उनके साथ में मतलब इनकी माता थी चेटक की बहन। इसके अलावा जो चेटक की पुत्री थी चेलन्ना, समझे, तो वो आपको यहाँ पर दिखेंगी कि यहाँ पर मगध नरेश जो बिंबसार थे उनके साथ उनका विवाह किया गया था चेलन्ना का। 10वां पॉइंट, पिपलीवन के मौर्य। तो पिपलीवन के बारे में क्या बोला गया है कि पिपलीवन का क्षेत्र गोरखपुर जिले में स्थित कुसमुही के निकट स्थित राजधानी नामक ग्राम से किया जाता है। तो राजधानी नामक गांव है कुसमुही, यहाँ पर समझे, गोरखपुर जिले में राजधानी नामक गांव है, वहां से इसका मतलब इसकी पहचान की जाती है। और चंद्रगुप्त मौर्य जो थे, यहाँ पर बता दूं कि मौर्य से ही बना है मौर्य से ही बना है मौर्य। तो चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म यहीं पर हुआ था। तो चंद्रगुप्त मौर्य इसी परिवार में, इसी कुल में उत्पन्न हुए थे। और इसके अलावा मौर्य शब्द से ही मौर्य बना है। क्लियर हुआ। तो आपसे यहां से थोड़ा सवाल बनने लायक है कि चंद्रगुप्त मौर्य किस गणराज्य में जन्म लिए थे। तो आपको पता होना चाहिए कि पिपलीवन, समझे, बोलो, क्लियर। जी भैया। हाँ, अब यहाँ पर आपको मैंने जो 16 महाजनपदों में बताया था कि 16 महाजनपद में देखते फटाफट कौन कौन से जनपद मैंने आपको डिटेल बताया था। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था अंग। तो अंग देखो यहाँ पर है दक्षिणी बिहार में। अंग के बाद मैंने आपको बताया था मगध। तो देख लो यहाँ पर है अपना मगध। एक सेकेंड, देखो अंग के बाद देखो यहाँ पर, एक सेकेंड, देखो यहाँ पर मगध की है राजगिरी, देख रहे हो ना, मगध के बगल में है राजगिरी। आप अभी देखोगे कि मगध और यहाँ पर देखो, यहाँ पर कई शासक आएंगे जो कभी अपनी राजधानी को पाटलिपुत्र बना लेते हैं। देखो यहाँ पर है पाटलिपुत्र, बगल में ही राजगिरी है। तो कभी पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बना लेते हैं, फिर कभी राजगिरी को बना लेते हैं, फिर पाटलिपुत्र को, फिर राजगिरी को। ये तमाशा चलता रहता है पूरे राजाओं में, समझे। आगे बढ़ेंगे तो मगध के बाद मैंने बताया था आपको मल्ल। तो यहाँ पर देखो मल्ल, 2 मल्ल थे, कुशीनारा के मल्ल और पावापुरी के मल्ल। तो यहाँ पर देखो मल्ल यहाँ पर ये है। तो मल्ल वहां पर राजतंत्रात्मक शासन भी था, गणतंत्रात्मक शासन भी था, ठीक है। इसके अलावा मल्ल के बाद आता है काशी। तो यहाँ पर देखो मगध के बगल में ही है काशी, समझे, वाराणसी इसकी राजधानी थी। इसके बाद है कौशल। तो कौशल देख लो, मल्ल के नीचे है कौशल। तो आप ल से ल याद करते हो, मल्ल, तो मल्ल से फिर कौशल याद रहेगा। अरे बोलो, हेलो, ठीक है। उसके बाद तुरंत ऊपर आ जाओ, देखो सुना, ऐसे याद करो, मल्ल फिर कौशल और फिर पांचाल, समझे। तो मल्ल फिर कौशल और फिर उसके बाद मैंने बताया था आपको पांचाल। पांचाल में मैंने आपको 2 बताया था। उत्तरी पांचाल की क्या थी, अहिच्छत्र, जबकि दक्षिणी पांचाल की थी काम्पिल्य। तो यहाँ पर पांचाल्य हो गया। फिर पांचाल के बाद ऊपर आ जाओ, फिर ऊपर चले आओ, कुरु।
तो कुरु के मैंने बताया था, कुरु का क्या था, इंद्रप्रस्थ, समझे, इंद्रप्रस्थ था, आपको पता होना चाहिए। इसके बाद कुरु के बाद मैंने आपको बताया था वज्जी। तो वज्जी के क्या थे, तो वज्जी के मैंने आपको बताया था कि वज्जी के भी वैशाली ही थे, जो कि बहुत क्या थे, मतलब पावरफुल उसमें आते थे। ठीक है, तो यहां पर एक सेकेंड, जरा एक सेकेंड, मुझे जरा वज्जी देखने दो। मैंने कल आपको सब कुछ डिटेल में बताया था। तो वज्जी के, एक सेकेंड, दो मिनट। वज्जी, वज्जी की राजधानी क्या थी, विदेह और मिथिला ना, बोलो। तो यहां पर देखो विदेह है आपका, समझे, यहां पर है विदेह, ठीक। और इसके बाद क्या बताया था मैंने आपको, बोलो, वज्जी के बाद क्या बताया था मैंने आपको, मत्स्य गणराज्य। तो मत्स्य, यहाँ पर मत्स्य, यहाँ पर महाजनपद, तो यहाँ पर मत्स्य महाजनपद आपको दिख रहा है। मत्स्य के बाद मैंने आपको बताया था क्या, बोलो, मत्स्य के बाद मैंने आपको बताया था वत्स। तो वत्स यहाँ पर देख लो आप, मत्स्य के बाद यहाँ पर वत्स महाजनपद, समझे, बहुत शक्तिशाली महाजनपद था। इसके बाद वत्स के बाद सूरसेन। तो सूरसेन देख लो, यहाँ पर एक महाजनपद है, बहुत बड़े बड़े इलाके हैं ये सब। तो सूरसेन के बाद, सूरसेन का आपको बताया था मथुरा। तो देख लो, सूरसेन के बगल में है मथुरा, देख रहे हो आप लोग, बोलो, हेलो, हाँ भैया। ठीक है। सूरसेन के बाद चेदी, जो चेदी के मैंने बताया था, चेदी का था सोत्थवती। तो यहां पर है चेदी हमारा, ये आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है। चेदी के बाद फिर मैंने आपको क्या बताया था, अस्मक। अस्मक का क्या होता है, अस्मक का पोतन, ठीक है। अस्मक मैंने बताया था सबसे दक्षिणी, याद करो, अस्मक दिख रहा है आपको, बोलो, अरे बोलो, ठीक है। अस्मक के बाद मैंने बताया था अवंती। तो अवंती देखो यहाँ पर, अवंती की मैंने दो राजधानियां बताई थी, उत्तरी अवंती और दक्षिणी अवंती। उत्तरी अवंती की क्या थी, उज्जैन, जबकि दक्षिणी, देखो यहाँ पर अवंती की उज्जैनी लिखा है, समझे। तो यहाँ पर अवंती की उज्जैन, और जबकि दक्षिणी अवंती की क्या थी, बोलो, माहिष्मती। तो आपको पता होना चाहिए। इसके बाद गांधार। तो गांधार नरेश कौन थे हमारे, शकुनी थे। तो यहाँ पर देखो गांधार यहाँ पर है, समझे। गांधार का क्या था, तक्षशिला। तो आप देख सकते हो कि बगल में तक्षशिला है। तक्षशिला के बाद क्या मैंने बताया था आपको, कंबोज। कंबोज का राजपुरी हाटक, समझे। तो यहां पर देख लो बगल में है कंबोज, है कि नहीं है, बोलो, हाँ भैया है। हाँ। तो यहाँ पर आपका ये क्लियर हो गया, जितने भी 16 महाजनपद थे मैंने आपको बता दिए, ठीक है। आगे बढ़ेंगे तो ये देख लो कि भारत में सबसे ज्यादा ये उत्तर बिहार वाले, ये उत्तर प्रदेश और बिहार वाले इलाके में फैले हुए थे, ठीक है। आगे बढ़ेंगे जरा फटाफट, मगध साम्राज्य की स्थापना और उसके विस्तार को फटाफट देखते हैं, और फिर पूरे एक एक यहाँ पर एक एक शासक के बारे में डिटेल में देखते हैं। लेकिन वही शासकों को देखेंगे जो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, जहां से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आ जाते हैं मगध में। तो सबसे पहला वंश जो आया था वो था हर्यक वंश, समझे। तो हर्यक वंश के बारे में देखा जाए तो बौद्ध धर्म, ये यहाँ पर हर्यक वंश में जो सबसे पहले शासक थे, जिनका नाम था बिंबसार, जिनको क्या, इन्हें श्रोणिक की उपाधि दी गई थी। याद रख लेना, बिंबसार के पास श्रोणिक की उपाधि थी, अजातशत्रु के पास कुणिक की उपाधि थी। तो याद रख लेना। तो हर्यक वंश के जो सबसे पहले संस्थापक थे, और सबसे पहले क्या, सबसे पहले अगर कोई शासक थे, दोनों ही कौन थे, तो बिंबसार थे। यह बौद्ध धर्म के समर्थक थे। इनको मारकर इनका पुत्र अजातशत्रु, जो कि कुणिक उपाधि धारण किया था, वह 493 ईसा पूर्व से लेकर 461 ईसा पूर्व तक शासन सत्ता को संभालता है। इसकी माता का नाम क्या था, चेलन्ना। मैंने बताया था ना, चेलन्ना कौन थी, तो बिंबसार की पत्नी। इसके अलावा चेटक की, जो चेटक था उसकी पुत्री, हाँ या ना, बोलो, हाँ भैया। ठीक है। फिर अजात शत्रु की पत्नी कौन थी, वाजीरा, समझे, प्रसेनजित की पुत्री। प्रथम बौद्ध संगति जो कि कहां हुई थी, तो प्रथम बौद्ध संगति राजगीर के सतपर्णी गुफा में महाकश्यप के नेतृत्व में हुई थी। महाकश्यप यहाँ पर अध्यक्ष थे, तो वो यहीं पर हुई थी, इन्हीं के टाइम पीरियड पर। अजात शत्रु उस समय शासक था मगध में, समझे। इसके बाद देखा जाए तो बुद्ध की शिक्षा क्या थी, तो सुत्त पीटक और विनय पीटक जो थे, दो भागों में जो बटे हुए थे, यहां पर इसी समय पर बटे हुए थे। क्लियर, बोलो। फिर अजात शत्रु को मारकर, यहां पर अजात शत्रु को मारकर उसका पुत्र कौन आता है, उसका पुत्र आता है उदयीन, समझे। उदयीन यहाँ पर जैन समर्थक ये भी होता है, याद रख लेना। अजात शत्रु के बाद यहाँ पर उदयीन आता है, यह भी जैन समर्थक होता है, यहाँ पर याद रख लेना। पहले वाले बौद्ध समर्थक, फिर यहाँ पर जैन समर्थक। इसके बाद अब जैन समर्थक यहाँ पर याद रख लेना कि इसने क्या किया था, इसने अपनी राजधानी परिवर्तन कराया था। तो मैंने बताया था कहां से कहां, तो राजगृह से पाटलिपुत्र। आपको मैप समझ में आ रहा है, मैंने बताया था देखो राजगृह यहाँ है, पाटलिपुत्र यहाँ है,
बताया था ना अभी, बोलो। हाँ भैया बताए। तो पाटलिपुत्र कहाँ? तो पाटलिपुत्र पटना, जो कि गंगा और सोन नदी का संगम है। सोन नदी मालूम है ना, सोहन नदी थी, याद करो मैंने आपको बताया था, सोहन नदी थी, उसी को सोन नदी नाम दिया गया। याद है कुछ? बोलो। हेलो, ठीक है। अब यहां पर उदयीन के 3 पुत्र थे, अनिरुद्ध, मुंडक और नागदशक। नागदशक अंतिम शासक था। उसके बाद जनता ने क्या किया, इसके खिलाफ विद्रोह कर दिया, क्योंकि ये सब पितृहंता पुत्र थे, समझे। जो पिता के नहीं हुए हमारे क्या होंगे, प्रजा के क्या होंगे। तो इनको राजगद्दी से उतारा गया, बोला आप उतरो पहले, समझे। और उतार के फिर क्या किया गया, यहाँ पर शिशुनाग नामक संस्थापक को बैठा दिया गया। शिशुनाग, इसके बाद अब देखो यहाँ पे शिशुनाग क्या थे, अपने वंश के संस्थापक थे, और इसलिए इस वंश को शिशुनाग वंश नाम दिया गया। तो शिशुनाग यहाँ पर शासक का ही नाम है। पहले शासक कौन थे शिशुनाग वंश के, तो शिशुनाग ही थे। इसके अलावा देखो यहाँ पर लिखा गया है कि हर्यक वंश के अंतिम शासक नागदशक को एक योग्य अमात्य व्यक्ति ने क्या किया, अपदस्थ कर दिया। अमात्य व्यक्ति मतलब कोई मुझे बताओगे, अमात्य का मतलब क्या होता है, बताओ। अमात्य क्या होता है? अमात्य मतलब राजा का मंत्री। अमात्य का मतलब होता है राजा का मंत्री, वह मंत्री जो राजा को सलाह देने का कार्य करता है। तो जो हमारे शिशुनाग थे वो नागदशक के क्या थे, सलाहकार थे, सलाहकार मंत्री थे, जिन्होंने क्या किया, बाद में इनको हटाया गया और शिशुनाग को यहाँ पर गद्दी सौंपी गई और यहाँ से शिशुनाग वंश की नींव रखी गई। क्लियर हुआ? हाँ सर क्लियर। ठीक है। तो यहाँ पर संस्थापक शिशुनाग, यहाँ पर इन्होंने क्या किया था, इन्होंने अपनी राजधानी को पाटलिपुत्र से वैशाली लेकर गए थे। वही लिच्छवी, बोले भाई वहां के लोग ताकतवर हैं, उनको अपने मिला लिया जाए, समझे। तो यहाँ पर इसके अलावा बिंबसार ने, आपको बता दूं कि बिंबसार ने 3 शादी की थी, समझे। 3 शादी करने के पीछे का उसका रीजन ये था कि जहां जहां से उसकी शत्रुता थी, समझे, जहां जहां से झगड़ा झंझट चल रहा था, उन्हीं लोग के या तो मतलब बहन से, पुत्री से, किसी न किसी से शादी कर लेता था। बाद में फिर क्या करता था, दूसरे देश के साथ अगर दूसरे मतलब गणराज्य या फिर महाजनपद के साथ अगर लड़ाई करता था तो भैया फिर क्या होता था, फिर झगड़ा होता था। तो भाई ये लोग भी आते थे कि भाई जीजा के ऊपर हाथ उठाए हैं, जाना तो पड़ेगा, हाँ ना, बोलो, समझे। तो वो वाला कॉन्सेप्ट यहां पर हो जाता था। बिंबसार ने 3 शादियां की थी। इसके बाद यहां पर देखेंगे तो इसने अपनी राजधानी परिवर्तन वैशाली करवाया। इसके बाद इसका क्या आता है, कालाशोक, इसी का पुत्र कालाशोक आता है, जिसे काक वर्ण की उपाधि मिली थी। काक वर्ण, कौवे के समान काला कलूटा सा था एकदम। इसके बाद इसने अपनी राजधानी परिवर्तन फिर से पाटलिपुत्र करवाया कि नहीं वैशाली नहीं, पाटलिपुत्र चाहिए, समझे। यहां पर सबसे बड़ी बात आप देखोगे ना तो मगध तीनों चारों तरफ से ना, हर तरफ से तुम देखोगे सिकंदर क्यों नहीं आक्रमण कर पाया। भैया मगध ऐसा था ही, चारों तरफ से देखो तो नदियों से घिरा हुआ है भाई, समझे। सिकंदर ही छोड़ो, कोई भी इतना आसानी से आक्रमण नहीं कर सकता था, समझे मेरी बात। आप वो देखोगे तो समझे कि नॉर्मली उस समय पर क्या था, अगर तुम देखो कि रावी नदी के किनारे ये सब लोग रहा करते थे। दिक्कत कुछ ऐसी हो जाती थी कि अगर वो लोग आक्रमण करेंगे तो नदी में क्या होता है, नदी पार करो। अब ये सब नदियां क्या थी, ये सब नदियां अपने असली उफान पर रहा करती थी, समझे। मौसमी नदियां थी, अपने असली उफान पर रहा करती थी। तो ये लोग रात रात भर जोहते थे बैठ के कि शायद पानी कम हो जाए, समझे, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पर द्वितीय बौद्ध संगति, पहली बौद्ध संगति किसके टाइम पीरियड पर, तो अजात शत्रु के टाइम पीरियड पर। दूसरी बौद्ध संगति यहाँ पर कालाशोक यानी काकवर्ण, जो कि शिशुनाग वंश का शासक था, उसके टाइम पीरियड पर हो जाती है। यहाँ के अध्यक्ष, यहाँ पर कौन अध्यक्ष थे, महाकश्यप। यहाँ पर साबा कामीर बोलो, सब्बकामी बोलो, उनकी अध्यक्षता में यहाँ पर दूसरी बौद्ध संगति हुई थी, ठीक है। यहाँ पर बौद्ध संघ यहाँ पर देखोगे तो विभक्त हो गया था, यहाँ पर अस्थवीर और महासांघिक। यहाँ पर इसके अलावा जैसे एग्जांपल के लिए महायान और हीनयान, ठीक है। तो अंतिम शासक यहाँ का नंदीवर्धन था। नंदीवर्धन को क्या हुआ, नंदीवर्धन को इन्हीं के, ध्यान से सुनो, अब नंदीवर्धन को क्या हुआ, यह अंतिम शासक जो नंदीवर्धन था, यहाँ पर महानंदीन जो है, जो महापदम नंद है, यह एक शूद्र थे। क्या थे, शूद्र थे। इन्होंने क्या किया, नंदीवर्धन को निपटा दिया। दरअसल इन्हीं की एक दासी थी, नंदीवर्धन की एक दासी थी, उसी दासी, शूद्र दासी थी, समझे, शूद्र कुल की जो दास। यहां पर मैंने बताया कि सेवकों को क्या किया जाता था, जीवन भर दासों के रूप में रखा जाता था। सही बात है ना, बोलो। हाँ भाई।
शूद्र वर्ग जो था उसे सेवक वर्ग बताया गया था। तो यहाँ पर शूद्र वर्ग की इनकी एक दासी थी, जो यहाँ पर इसी के पुत्र थे महापदम नंद। समझे, इन्होंने क्या किया, नंदीवर्धन को निपटा दिया चाकू मार के। समझे, और उसके बाद क्या हुआ, फिर यहाँ पर महापदम नंद का शासन शुरू हुआ। तो महानंदीन जिन्हें महापदम नंद कहा जाता है, उन्होंने क्या किया, अब पहले महापदम नंद आए, इन्हें ही उग्रसेन के भी नाम से जाना गया है, याद रख लेना। महानंदीन को ही महापदम नंद और उग्रसेन के भी नाम से जाना गया है। तो पहले तो इन्होंने शासन चलाया, इनके बाद अपने 8 पुत्रों को लाइन पे लगा दिया कि आओ बारी बारी से अपना मतलब शासन चलाओ। तो यहाँ पर अंतिम शासन किसने चलाया, धनानंद ने। धनानंद यहाँ पर अंतिम शासक था। इसी के टाइम पीरियड पर क्या हुआ था, सिकंदर ने आक्रमण किया, लेकिन सिकंदर के साथ इसका युद्ध नहीं हुआ। यहाँ पर क्या हुआ आप देखोगे कि चाणक्य क्या थे, चाणक्य ने क्या किया, चंद्रगुप्त से मिलकर क्या करवा दिया, धनानंद को निपटवा दिया। समझे, तो यहां पर आप देखते हैं जरा फटाफट कि इन्होंने कौन कौन सी उपाधि धारण की थी। तो एक राट और एक छत्र की उपाधि महापदम नंद ने धारण किया था। इसके अलावा परशुराम का अवतार इन्हें कहा जाता था। इसके अलावा सर्व छत्रांतक यानी क्षत्रियों का नाश करने वाले भी इन्हें कहा जाता था, महापदम नंद को, क्योंकि ये शूद्र थे। समझे, तो आप देखोगे तो परशुराम ने क्या शपथ ली थी, क्षत्रियों को खत्म करने की ना। तो यहाँ पर क्षत्रियों का नाश करने वाला इन्हें भी कहा जाता था। यही नहीं, इनके मित्र थे जो इन्हीं के दरबार में रहा करते थे, कौन, पाणिनि। पाणिनि वही थे जिन्होंने अष्टाध्यायी नामक व्याकरण ग्रंथ लिखा था, पता है ना। अरे बोलो, पता है। ठीक है। तो यहाँ पर 8 पुत्र जरा देख लो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। पांडुक के बाद फिर पांडुगति, फिर भूतपाल, राष्ट्रपाल, गोविशाणक, फिर दशसिद्धक और फिर केवर्त, और अंतिम वाला याद कर लेना धनानंद। क्लियर, 8वें पुत्र थे धनानंद। ठीक है, और यहां पर ये पूरे तरीके से कुल मिलाओगे तो 9, यहां पर 9 शासक हुए, और इसलिए इन्हें नवनंद कहा जाता है। क्लियर हुआ, बोलो। ठीक है, एक तो क्या कहते हैं पप्पा ही थे, बाकी फिर 8 पुत्र थे उनके। समझे, तो यहां पर पूरे 9 शासक हुए जिन्हें नवनंद कहा जाता है। क्लियर, मैंने आपको बता दिया था कि मगध के प्राचीन इतिहास की रूपरेखा महाभारत के पुराण से ली गई है। उसमें बताया गया कि मगध का सबसे प्राचीन राजवंश जो था वो उसका संस्थापक हमारा बृहद्रथ था। इसी बृहद्रथ का क्या था, एक पुत्र था जिसका नाम था जरासंध, और इन्हीं के पिता का नाम था वसु, और वसु के नाम पर ही यहाँ पर मगध की राजधानी वसुमती रखी गई थी। इसके अलावा यहाँ पर वसीमती को ही यहाँ पर राजगृह आज के टाइम पर जो गिरिव्रज कहा जाता है उसे ही राजगृह आगे चलकर कहा गया। तो आप देखते होंगे कि आप यहाँ पर देखोगे अभी आप आगे कि जो शासक रहेंगे या तो वो अपनी राजधानी को सबसे पहले राजगृह रखते हैं या तो पाटलिपुत्र से शिफ्ट करवाते हैं। तो इस तरीके से अदला बदली चलती रहती है। तो यहाँ पर वसु के ही नाम पर, वसु कौन था, तो यहाँ पर जो हमारे बृहद्रथ थे उनके पिता थे। समझे, तो बृहद्रथ के पिता वसु के ही नाम पर यहाँ पर वसुमती जो मगध की राजधानी थी उसका नाम रखा गया था। क्लियर, ठीक। हाँ, अब आगे देखेंगे तो बृहद्रथ का पुत्र, ध्यान से सुनो दूसरा पॉइंट, बृहद्रथ का पुत्र ही ना था जरासंध, एक पराक्रमी शासक था जिसने क्या किया था, कई राजाओं को पराजित किया था। और बाद में क्या हुआ, श्री कृष्ण ने क्या किया, अपने निर्देश पर भीम के हाथों से क्या किया, उसका वध करवा दिया, उसे मरवा दिया। अब हुआ क्या कि इस वंश का अंतिम शासक जो था उसका नाम था रिपुंजय। समझे, दरअसल हुआ क्या कि रिपुंजय बहुत ही ज्यादा कमजोर और एक अयोग्य शासक था कि राजा बनने लायक था ही नहीं। तो क्या हुआ, इसके मंत्री पुलिक ने इसकी हत्या करवा दी, और हत्या करवा के अपने पुत्र को क्या किया, गद्दी पर बैठवा दिया। समझे, अब पुलिक ने अपने पुत्र को गद्दी पर बैठवाया तो इसका एक सामंत था, यहां पर जो ये गद्दी पर बैठा इसका एक सामंत था जिसका नाम था भट्टी। समझे, भट्टी ने क्या किया, इसके पुत्र को मरवा दिया जो गद्दी पर बैठा था, और अपने पुत्र बिंबसार को गद्दी पर बैठा दिया। और अब यहां से शुरू होगा हर्यक वंश। समझ में आई मेरी बात, बोलो। हाँ, ठीक है, तो यहां पर याद रख लेना कि ये पुलिक ने क्या किया, रिपुंजय को मरवाया, और उसके बाद पुलिक का जो पुत्र बैठा उसको भट्टी ने मरवाया। क्लियर, और फिर भट्टी का पुत्र था यहाँ पर कौन, बिंबसार। तो यहाँ पर अब बिंबसार आएगा। तो यहाँ पर देखो कि हर्यक वंश को पितृहंता वंश भी कहा गया है। पितृहंता वंश मतलब जिसने अपने पिताओं को मारकर गद्दी पर बैठे हों। तो यहाँ पर 554 ईसा पूर्व से लेकर 412 ईसा पूर्व तक की जो अवधि रहती है वो हर्यक वंश की अवधि रहती है। ये आपको थोड़ा याद होना चाहिए, थोड़ा जरूरी है। समझे, सवाल बनते हैं यहाँ से। कितनी बार डायरेक्ट क्वेश्चन जोड़िया मिलाओ आ जाता है कि कब किसका शासन कितना दिनों तक चला था। तो आपको सवाल पता होना चाहिए, उसका आंसर पता होना चाहिए। चलो
नेक्स्ट पॉइंट पर देखते हैं। तो बृहद्रथ वंश के पश्चात मगध में हर्यक वंश की स्थापना हुई, इसमें कोई दो राय नहीं है। सबसे पहले बृहद्रथ वंश था और इसका बृहद्रथ वंश का अंतिम शासक कौन था? तो रिपुंजय था, समझे। इसके बाद हर्यक वंश की स्थापना हुई। इस वंश का संस्थापक कौन था? तो सब जानते हैं कि बिंबसार था। अब बिंबसार यहां पर मगध का शासक बिंबसार बुद्ध का समकालिक था, और यही नहीं, मैंने ये भी बताया था कि यह बौद्ध धर्म से जुड़ाव रखता था, बौद्ध धर्म से प्रभावित था। तो बिंबसार के बारे में देखते हैं। तो बिंबसार ने यहां पर देखो 544 ईसा पूर्व से 412 ईसा पूर्व की अवधि है, जिसमें से 544 ईसा पूर्व से लेकर 492 ईसा पूर्व तक कौन शासन करता है? तो बिंबसार शासन करता है। तो चलो देखते हैं। जैन साहित्यों में इसे क्या कहा गया है? इसे श्रोणिक कहा गया है। बिंबसार मगध के आरंभिक यहां पर हर्यक वंश का प्रथम शक्तिशाली शासक था, याद रख लेना। जैन साहित्य में मैंने बताया था बिंबसार को श्रोणिक नाम की उपाधि दी गई है, ये आपको पता होना चाहिए। आगे बढ़ेंगे तो बिंबसार क्या है? अंग देश पर अधिकार के लिए इसका मैंने बताया कि एक राजा जो था वो दूसरे महाजनपद को अपने कब्जा में या फिर अपना शासन उस पर स्थापित करने की हमेशा कोशिश करता था। तो बिंबसार ने अंग देश को अधिकार में कर लिया और इसका शासन किसको संभालने को दे दिया था? अपने पुत्र अजातशत्रु को। लेकिन अजातशत्रु का पेट नहीं भरा, उसने बोला मुझे मगध चाहिए, समझे। तो आया अपने पापा का गर्दन उड़ा दिया, समझे। तो यहां पर देखोगे कि इसका शासन अपने पुत्र अजातशत्रु को सौंप दिया था, अंगराज बना दिया था। फिर क्या हुआ? बिंबसार ने, अब यहां पर मैंने बताया था कि 3 शादियां उसने की थी बिंबसार ने। तो यहां पर क्या हुआ? बिंबसार ने वैवाहिक संबंध के द्वारा अपनी स्थिति को और मजबूत किया, जिससे इसकी शत्रुता रहा करती थी। इसने शत्रुता को यहां पर समाप्त करके वैवाहिक संबंध को स्थापित कर लिया। यहां पर उसने 3 विवाह किए। सबसे पहली पत्नी देखो उसकी कहां से थी? तो कौशल के साथ उसकी बहुत बड़ी दुश्मनी चल रही थी। तो कौशल राज्य की पुत्री प्रसेनजित के साथ वहां पर उसकी प्रसेनजित की जो बहन थी महाकौशल, उसके साथ इसने अपना विवाह किया। और इस विवाह से क्या हुआ? कौशल के साथ उसकी जो भी शत्रुता थी उसको क्या कर दिया गया? खत्म कर दिया गया। तो बड़ा ही चालाक था। इसके बाद इसकी दूसरी पत्नी कौन थी? तो वैशाली की लिच्छवी, उसकी कौन? राजकुमारी चेलन्ना। पता है ना चेटक की कौन पुत्री? याद है कुछ? सर आपकी आवाज ही फंस रही है। आवाज फंस रही है बाबू? हेलो हाँ सर, हेलो, अब क्लियर है। अब क्लियर है? सर रह रह कर आप कट रही है। वेट, क्या प्रॉब्लम आ रहा है बाबू? हेलो हेलो हेलो, कट रही है सर। हाँ सर, अभी प्रॉब्लम है? सर क्लियर है। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। चलो तो देखते हैं। तो उसकी दूसरी पत्नी थी वैशाली की लिच्छवी की कौन? राजकुमारी चेलन्ना, जो कि चेटक की पुत्री थी। इसके बाद जिसने अजातशत्रु को जन्म दिया था। और उसकी तीसरी पुत्री यहां पर रानी कौन थी? तो पंजाब के मद्र कुल के प्रधान की पुत्री क्षेमा, समझे। तो यह 3 उसकी क्या थी? पत्नियां थी। और इसके वैवाहिक संबंध के अनुसार उसने अपनी शत्रुता को, अपने आप को और मजबूत बनाया था। क्लियर हुआ? बोलो बोलो। हाँ सर क्लियर। चलो अब आगे बढ़ेंगे। तो आगे बोला है कि विभिन्न राजकुलों, वही चीज बताया कि राजकुलों से वैवाहिक संबंध के कारण बिंबसार की अत्यधिक राजनीतिक क्या मिला उसको? और भी ज्यादा अत्यधिक राजनीतिक प्रतिष्ठा मिली। वह और भी क्या हो गया? और भी प्रभावशाली, और भी वो हो गया, समझे। क्लियर हुआ? बोलो। अब आगे बढ़ते हैं जरा फटाफट। मगध की वास्तविक शत्रुता अवंती थी। मैंने बताया कि अवंती से उसकी क्या थी? वास्तविक यहाँ पर शत्रुता जो थी वो अवंती से थी। अवंती वाले हमेशा मगध पर क्या करने की कोशिश करते थे? शासक मतलब उससे युद्ध करने की कोशिश करते थे। तो हुआ क्या कि अवंती की राजधानी तो तुम्हें पता है कि उत्तरी अवंती की उज्जैन और दक्षिणी अवंती की माहिष्मती, तो उसकी राजधानी उज्जैन थी। इसके राजा चंड प्रद्योत क्या महासेन की बिंबिसेर से युद्ध हुआ, बिंबसार से युद्ध हुआ। किंतु दोनों ने अंत में मित्र बन जाना ही क्या समझा? उचित समझा। जब चंड प्रद्योत, यहां से सवाल बनेगा आपसे, याद रख लेना। चंड प्रद्योत को क्या हुआ कि इनको पीलिया हो गया था। तब क्या किया? बिंबसार ने अवंती राजा के अनुरोध पर, अवंती राज के अनुरोध पर, जो अवंती राज कौन थे? अवंती राज हमारे चंड प्रद्योत थे,
समझे। तो चंड प्रद्योत ने जब अनुरोध किया तो उन्हें अपना राज्य वैद्य, जिसे जीवक कहा जाता था, जीवक उसका नाम था, याद रख लेना कि किसके कहने पर क्या कैसे भेजा गया था। तो अभी फिर से एक बार बता रहा हूं, तो जीवक को उज्जैन भेजा था, किसके लिए? चंड प्रद्योत के लिए। मैं फिर से बता रहा हूं, ध्यान से सुनो। मगध की क्या थी? अवंती से बहुत बड़ी दुश्मनी, बहुत बड़ी शत्रुता थी। और यहाँ पर अवंती की राजधानी तो आपको पता है कि उत्तरी अवंती की राजधानी उज्जैन थी, और यहाँ के राजा का नाम था चंड प्रद्योत। समझे। हुआ क्या कि इनका बिंबिसार के साथ युद्ध तो हुआ, लेकिन बाद में दोनों ने क्या कर लिया? आपस में मित्रता कर ली। बाद में फिर कुछ समय के बाद क्या हुआ? चंड प्रद्योत को पीलिया रोग हो गया। फिर उस समय क्या हुआ? चंड प्रद्योत ने बिंबिसार से अनुरोध किया, और उनके अनुरोध पर क्या हुआ कि बिंबिसार ने अपने राजवैद्य को, मतलब जो ये था रॉयल डॉक्टर थे, उनको क्या किए? उनको जीवक, उनका नाम था जीवक, उनको उज्जैन भेजा। किसके लिए? चंड प्रद्योत के लिए। याद रहेगा? हाँ सर याद रख लेना, सवाल बनने का चांस है, यहां से एक बार बन चुका है। ठीक है, आगे देखेंगे तो बिंबिसार ने अंग देश के शासक यहाँ पर ब्रह्मदत्त को पराजित कर उसे अपने राज्य में मिला लिया। मगध की पहली राजधानी यहाँ पर राजगीर में थी। उस समय इसे गिरिव्रज कहा जाता था। ठीक है, मैंने बताया इसे गिरिव्रज कहा जाता था, बाद में राजगीर कहा जाने लगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे तो बौद्ध ग्रंथों के अनुसार बिंबिसार ने लगभग 544 से लेकर 492 ईसा पूर्व तक का शासन किया। अब इसके बाद इनके पुत्र आते हैं अजातशत्रु, जो अपने पिता को ही मारकर राजगद्दी पर बैठते हैं। तो देखते हैं, इसलिए इन्हें पितृहंता भी कहा जाता है। तो यहाँ पर अजातशत्रु ने अपने पिता बिंबिसार की हत्या करके सिंहासन को धारण किया, इसलिए इन्हें पितृहंता भी कहा जाता है। क्लियर हुआ पहला पॉइंट? हाँ सर ठीक है, आगे बोला गया है कि यह बौद्ध और जैन दोनों मतों का पोषक था, दोनों मतों को मानता था, बौद्ध को भी मानता था, जैन को भी मानता था। ऐसा इसलिए क्योंकि इसने बौद्ध लोगों के लिए भी बहुत सारे कार्य किए हैं, जैन लोगों के लिए भी। बौद्धों के लिए इसने बौद्ध मठ यानी कि स्तूपों का निर्माण करवाया, वैसे ही जैनों के लिए जहाँ पर जो जैन भिक्षुक रहा करते थे उनको भी इसने बहुत सारे दान किए थे। ठीक है, तो यहाँ पर वही लिखा है कि वह बौद्ध और जैन दोनों मतों का पोषक था। उसके शासनकाल में 8वें वर्ष में बुद्ध को महापरिनिर्वाण यानी उनकी मृत्यु हो गई बुद्ध की। ठीक है, इसी के टाइम पीरियड पर मैंने बताया था कि दूसरी बौद्ध संगति होती है, हाँ या ना? बोलो। ठीक है, तो इसमें क्या है? इसने राजगृह में स्तूप का निर्माण करवाया था। इसके शासनकाल में, यहां पर देखो, इसके शासनकाल में राजगृह की सतपर्णी गुफा में बौद्ध यहां पर प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन किया गया था। सॉरी, पहली बौद्ध संगति इसके टाइम पीरियड पर, मुझे लगा कि भाई वहां पर हम लोग पढ़ रहे हैं, समझे, शिशुनाग वंश के कालाशोक के बारे में। याद रख लेना, यहां पर प्रथम बौद्ध संगति इसी के टाइम पीरियड पर हुई थी, दूसरी कालाशोक के। मुझे ऐसा लगा कि हम कालाशोक के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, बोलो। ठीक है, यहाँ पर पहली बौद्ध संगति यहाँ पर राजगृह की सतपर्णी गुफा में इन्हीं के टाइम पीरियड पर हुई थी। इसके अलावा इसकी हत्या किसने की? तो उसी के पुत्र उदयन ने की। आपको मैंने बताया कि उसके पुत्र ने ही, जो कहते हैं कि इसके पुत्र जो थे, सबसे पहले यहाँ पर बिंबिसार की हत्या किसने की? तो बिंबिसार की यहाँ पर हत्या अजातशत्रु ने की। अजातशत्रु की हत्या किसने की? उदयन ने की। उदयन क्या था? अजातशत्रु का पुत्र था। तो उदयन जो कि इसी का पुत्र था, उसने कर दी थी। अपने संपूर्ण शासन में उसने क्या किया? विस्तार की आक्रामक नीति, केवल युद्ध करना, अपने साम्राज्य का विस्तार करना, केवल उसे यही सूझता था। इसने और क्या किया? इसने वैशाली के जो लिच्छवी थे ना, उनके अंदर फूट डाल दिया, और फूट डालने के बाद उसमें षड्यंत्र रच दिया। षड्यंत्र रचने के बाद अंत में उन पर आक्रमण किया, उन्हें भी परास्त कर दिया। और परास्त करने के बाद बेचारे जो गणतांत्रिक राज्य चलाते थे, स्वतंत्र राज्य चलाते थे, उनकी स्वतंत्रता को भी समाप्त कर दिया और उनके राज्य को अपने राज्य में मिला लिया। समझे मेरी बात? बोलो। हाँ ठीक है, एक सेकंड जरा। हाँ चलो आगे बढ़ते हैं। तो आगे इसके अलावा क्या बोला है कि उसने पत्थर फेंकने वाले युद्ध इस यंत्र का सबसे पहली बार इस्तेमाल किया था। और यही नहीं, उसके पास आप देखोगे तो आपको बाहुबली में ये चीज देखने को मिलेगा। उसके पास एक ऐसा रथ था जिसमें गदा जैसा हथियार जुड़ा हुआ था। आपको ऐसे अस्त्र, अगर बाहुबली आप देखोगे तो उसमें जो क्या थे, भल्लाल देव था, उसके पास ऐसा अस्त्र था, पता है या नहीं? जो गदा घुमाकर वो मारता था।
हाँ सर था। हाँ, तो यहाँ पर वही बोला है कि उसके पास एक ऐसा रथ था जिसमें गदा जैसा एक हथियार जुड़ा रहता था, वही चीज बोला गया है, उसी के बारे में बात की गई है। तो आगे देखेंगे तो अजात शत्रु के प्रतिद्वंदियों में कौन कौन थे, जरा ध्यान से रखना। जो अजात शत्रु के प्रतिद्वंदियों में यहाँ पर अवंती का शासक सबसे अधिक शक्तिशाली था। अब अवंती के राजाओं ने कौसाम्बो के वत्स को हराया था और अब वे मगध पर आक्रमण करना चाहते थे, यानी अजात शत्रु पर आक्रमण करना चाहते थे और उसकी धमकी लगातार वो दे रहे थे। अब देखो ये क्या करेगा, समझे, ये क्या किया, अजात शत्रु ने राजगीर के, अब यहां पर आप देखोगे कि अवंती को मगध में आक्रमण करने का अवसर इसके टाइम पीरियड पर नहीं मिला, लेकिन बाद में आक्रमण करेंगे, अभी टेंशन मत लेना। तो अजात शत्रु ने राजगीर की किलेबंदी करवा दी, मतलब अपने राजगृह की किलेबंदी, मतलब किले को चारों तरफ से घिरवा दिया। अपना जो उसका मगध का, ये मगध की जो राजधानी थी राजगीर, गिरिव्रज राजगृह, उसको चारों तरफ से उसकी किलेबंदी करवा दी, उसको घिरवा दी। तो यह काम किसने करवाया था, तो याद रख लेना, अजात शत्रु ने करवाया था किलेबंदी का काम। आगे देखेंगे तो अजात शत्रु के जीवन काल में अवंती को मगध पर आक्रमण करने का कभी भी अवसर नहीं मिला। समझे मेरी बात, बोलो। हाँ सर। ठीक है, अब इसके बाद इनका पुत्र आता है उदयन, जो अजात शत्रु को मारकर गद्दी पर बैठता है। यह भी एक पितृहंता ही था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे तो इसने 460 ईसा पूर्व से लेकर 444 ईसा पूर्व तक शासन संभाला। अजात शत्रु के बाद उदयन 460 से 444 ईसा पूर्व तक मगध को यहाँ पर सिंहासन पर बैठा। उसने पटना में गंगा और सोन के संगम पर एक किला बनवाया था। इसके अलावा मगध का साम्राज्य अब उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में, क्योंकि इन्होंने क्या किया था, राज्य विस्तार की आक्रामक नीतियां अपनाई थी कि चाहे जो हो जाए हमें केवल और केवल अपने राज्य का विस्तार करना है। तो हिमालय से लेकर दक्षिण में छोटा नागपुर का पठार की पहाड़ियों तक फैला हुआ था। समझे, ये पूरे इलाके तक, मतलब छोटा नागपुर का पठार बोले तो आप चले आओ कहां, मध्य भारत तक चले आओ। तो सोचो इतना बड़ा एरिया इन्होंने कवर कर लिया था। इसके आगे उदयन के बाद उसके 3 पुत्र आए थे, कौन कौन, अनिरुद्ध, मुंडक और नागदशक। नागदशक अंतिम शासक था जिसको क्या किया गया, गद्दी से उतारा गया। दरअसल क्या थे कि इन पितृहंता पुत्रों से क्या प्रजा जो थी बहुत परेशान हो गई थी, बोली तुम लोग गद्दी पे से उतरो, तुम लोग किसी काम के नहीं हो। समझे, और इनको उतार के फिर वहां पर शिशुनाग को बैठाया जाता है। तो देखो यहां पर शिशुनाग कौन था, इन्हीं का अमात्य था। अमात्य मतलब इन्हीं का मंत्री था। समझे, तो यहां पर आप देखोगे कि उदयन के 3 पुत्र अनिरुद्ध, मुंडक और नागदशक ने क्रमवार राज्य किया। फिर पुराणों अथवा कथा, यहां पर कथा कोश में नागदशक का नाम दर्शक मिलता है कि नागदशक को ही दर्शक कहा गया है। इसके पश्चात जनता ने क्या किया, इन पितृहंताओं को शासन से उतार कर शिशुनाग नामक एक योग्य अमात्य को राजा बनाया, एक योग्य मंत्री को राजा बनाया, और इस तरीके से शिशुनाग वंश की क्या रखी गई, नींव रखी गई। क्लियर, बोलो। अब शुरू होगा शिशुनाग वंश। तो शिशुनाग वंश कहां से कहां तक चला, 412 ईसा पूर्व से शुरू हुआ और 344 ईसा पूर्व तक हमारा शिशुनाग वंश चलेगा। सबसे पहला शासक या संस्थापक किसे है, तो वो शिशुनाग ही है, जो 412 से लेकर 398 ईसा पूर्व तक पहले शासन चलाता है। फिर इसका पुत्र आता है कालाशोक, जिसका उपनाम क्या था, काकवर्ण। तो यहां पर देखते हैं इस वंश का संस्थापक शुंगनाग था। इसके बाद इसकी यहां पर देखोगे, इसके बाद क्या बोला, इसकी सबसे बड़ी सफलता क्या थी, इसने अवंती को, जो अवंती याद है कुछ, अवंती ध्यान से याद करो। देखो यहां पर, अभी यहां पर आप देखोगे तो अवंती के लोग ही थे जो मगध वाले को धमकी दे रहे थे, याद है कि नहीं कुछ, हाँ। तो अवंती को क्या किया, राज्य को जीतकर अपने मगध में मिला लिया, बोला आप जाओ, हो गया आपका काम। समझे, इसने अपनी राजधानी कहां से कहा, इसने पाटलिपुत्र से, यानी राजगृह से, पाटलिपुत्र के बगल में ही था राजगृह, तो राजगृह से वैशाली शिफ्ट करवाया था इसी ने अपनी राजधानी को। दूसरे पॉइंट पर देखेंगे तो कालाशोक, कालाशोक के टाइम पीरियड पर दूसरी बौद्ध संगति होती है, ये बात का ध्यान रख लेना। समझे, तो यहां पर अध्यक्ष कौन थे, मैंने बताया था यहां पर कि यहां पर अध्यक्ष थे हमारे साबा कामीर। समझे, साबा कामीर यहाँ पर अध्यक्ष थे। और इसके अलावा यहाँ पर क्या बोला गया है कि आप देखोगे तो कालाशोक उपनाम इनका काकवर्ण था। 394 ईसा पूर्व से लेकर 366 ईसा पूर्व तक इन्होंने शासन संभाला है मगध में। इसके अलावा बोला है इसने अपनी राजधानी, ये वैशाली ले गए थे ना, वैशाली से फिर से पाटलिपुत्र लेकर आए। समझे कि भाई वैशाली नहीं, पाटलिपुत्र चाहिए। समझे, तो इसने अपनी राजधानी पुनः पाटलिपुत्र में स्थानांतरित करवा ली। आप देखोगे तो राजगृह और पाटलिपुत्र में ही गेम चल रहा है। समझे, इसके बाद पाटलिपुत्र मगध की राजधानी बनी। कालाशोक के शासन में
क्या हुआ, वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन हुआ और कालाशोक को हत्या, यहाँ पर कालाशोक की हत्या अब कैसे हुई थी देखो, यहाँ पर राजधानी के समीप घूमते हुए किसी व्यक्ति ने छुरा घोंपकर कर दी थी। समझ में आई मेरी बात? तो कालाशोक निपट गया। अब दूसरे बात, उसके बाद यहाँ पर ध्यान रखना, इस वंश का सबसे अंतिम शासक कौन था? तो आपको तो मैंने बताया कि महानंदिनी या फिर नंदीवर्धन था। नंदीवर्धन को क्या हुआ, नंदीवर्धन को मरवा दिया गया था। और किसने मरवाया था? तो उसी की दासी का, शूद्र दासी का एक पुत्र था जिसका नाम था महापदम नंद। याद है कि नहीं? बताया था अभी अभी, बोलो। हाँ, तो यहां पर ध्यान से सुनो कि इसका अंतिम शासक, शुंग वंश का अंतिम शासक था नंदीवर्धन, इसी को कहा जाता था महानंदीन। समझे? दरअसल में हुआ क्या कि इसी के दरबार में एक शूद्र दासी थी जिसके पुत्र का नाम था महापदम नंद। उसने क्या किया, उसने इसे निपटा दिया, इसको मरवा दिया और मरवाने के बाद खुद शासन सत्ता पर बैठा और शासन सत्ता पर बैठकर उसने नंद वंश की स्थापना की। तो देखो यहाँ पर शुंग नागों के बाद नंदों का शासन शुरू हुआ। ये मगध के सबसे शक्तिशाली शासक हुए और इन्हीं के यहाँ पर सबसे शक्तिशाली अगर कोई माना जाए तो भैया नंद वंश किसी से कम नहीं था। हर तरीके से इनके पास हाथी घोड़े हर एक चीजें, सैनिक हर एक चीजों से ये हथियार हो गए, हर एक चीजों से प्रबल थे। समझे? आगे देखते हैं, चलो। नंद वंश बहुत इंपॉर्टेंट वंश है, याद कर लेना। तो यहां पर 344 ईसा पूर्व से लेकर 324 ईसा पूर्व तक का जो शासन है तो उसको साफ साफ महापदम नंद ही चलाते हैं। बाद में 323 ईसा पूर्व तक उनके पुत्रों द्वारा चलाया जाता है। सॉरी, 344 से लेकर 324 तक यहां पर 8 पुत्र चलाते हैं और इसके बाद 323 में अंतिम में धनानंद चलाता रहता है और वहीं पर इसकी मृत्यु कर दी जाती है। किसके द्वारा? चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा, चाणक्य के नेतृत्व में। तो देखो यहां पर जरा देखते हैं, इस वंश का संस्थापक महानंदीन था। समझे? इसके अलावा महानंदीन ने क्या किया? नंद वंश की स्थापना की। समझे? इसके अलावा परंतु इसका वध किसके द्वारा किया गया? महानंदीन ने नंद वंश की स्थापना किया था, लेकिन हुआ क्या कि एक शूद्र दासी का पुत्र महापदम नंद जो था उसने क्या किया? इसको निपटा दिया। समझे? और इस प्रकार से अब देखो कौन आएगा। सबसे पहले नंद वंश के कुल में 9 राजा हुए और इसीलिए इन्हें नौनंद कहा जाता है। तो सबसे पहले उग्रसेन को महानंदीन भी कहा जाता है, महापदम नंद। और इसके बाद फिर आते हैं पांडुक के बाद इसके पांडुगति, फिर भूतपाल, फिर राष्ट्रपाल, फिर गोविशाणक, 10 सिद्धक, कैवर्त और अंतिम शासक है धनानंद बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पेपर में आमतौर पर यहां से सवाल पूछे जाते हैं। समझे? अब हुआ क्या कि इसी के टाइम पीरियड पर, ऐसा इसलिए क्योंकि इसी के टाइम पीरियड पर अब पेपर में सवाल क्या आएगा कि नंद वंश के किस शासक के समय काल में सिकंदर का आक्रमण हुआ था? तो वो थे हमारे धनानंद। समझे? तो यहां पर आगे देखेंगे तो इसमें से उग्रसेन को पुराणों में महापदम कहा गया है। आगे बाकी जो थे तो शेष 8 उसी के पुत्र हैं। आपको पता होना चाहिए, यहां से सवाल बन सकता है। चलो अब आगे बढ़े। तो यहां पर क्लियर हुआ ना आपको ये 9 के 9 शासक? बोलो नंदवंश के। हाँ सर, क्लियर। चलो अब महापदम नंद के बारे में देख लेते हैं। तो ये एक शूद्र शासक थे जिन्होंने नंदवंश की शासन सत्ता को संभाला था। तो सबसे पहले महापदम ने अपने आप को एकराट कहा। समझे? इसके अलावा यह संपूर्ण मगध साम्राज्य का सबसे शक्तिशाली शासक था। इसने प्रथम बार कलिंग की विजय की तथा वहां पर एक नहर खुदवाई और उस नहर का उल्लेख आपको कलिंग नरेश खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख में मिलता है। मैंने बताया था या नहीं? हाथी गुम्फा अभिलेख, कलिंग नरेश खारवेल, बोलो। यस सर। हाँ, तो यहाँ पर इसका उल्लेख हमें इस नहर की खुदाई के बारे में जो उल्लेख है वो यहाँ से मिलता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे तो इसी अभिलेख से पता चलता है कि महापदम नंद क्या है, कलिंग से एक जैन प्रतिमा उठा लाए थे। ये जैन वो थे, ये जैन धर्म के समर्थक थे। जितने भी नंद वंश आप देखोगे तो वो जैन धर्म के समर्थक थे। तो समझे? तो इन्होंने जैन की एक प्रतिमा, जैन की एक मूर्ति को कहाँ से? कलिंग से उठा लाए थे। इसके अलावा मैंने बताया था कि इन्हीं के एक मित्र थे, कौन? व्याकरणाचार्य पाणिनि, जिन्होंने अष्टाध्यायी नामक व्याकरण ग्रंथ की क्या की थी? रचना किया था। इसके अलावा यह निसंदेह उत्तर भारत का प्रथम महान ऐतिहासिक सम्राट था। इसके अलावा पुराणों में इसे स्वर्ण, यहां पर देखो, सर्व छत्रांतक की उपाधि दी गई है। तो पेपर में सवाल आ जाएगा कि सर्व छत्रांतक की उपाधि किसके पास है? तो वो महापदम नंद के पास है। इसके बाद इनका सबसे अंतिम शासक देख लेते हैं जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये है धनानंद।
समझे। धनानंद के बारे में बोला जाए तो क्या है, महापदम के 8 पुत्रों में धनानंद सिकंदर का समकालीन था। इसी टाइम पीरियड पर सिकंदर ने आक्रमण किया था। ग्रीक लेखकों में इसे क्या कहा गया है, अग्रमीज कहा गया है। धनानंद को ही अग्रमीज कहा गया है। धनानंद के समय 325 ईसा पूर्व में सिकंदर ने क्या किया, पश्चिमोत्तर भारत पर आक्रमण कर दिया। यह नंद वंश का अंतिम सम्राट था। जनता पर अत्यधिक कर लगाने के कारण जनता इससे असंतुष्ट थी और इसका फायदा उठाया चंद्रगुप्त मौर्य ने। उसने क्या किया, चाणक्य की मदद से इसकी हत्या कर मौर्य वंश की स्थापना कर दिया। फिर क्या हुआ, इसी शासक के समय में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था, तो इसलिए यह शासक बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, समझे। इसके अलावा नंद शासक जैन मत के पोषक थे। मैंने आपको बताया कि ये जैन धर्म के समर्थक थे। इसके अलावा धनानंद के जैन अमात्य सकटाल और स्थूल भद्र थे। याद रख लेना, जैन मंत्री कौन थे, जो जैन वो थे। तो यहाँ पर सकटाल और स्थूल भद्र यह दोनों ही क्या थे, धनानंद के जैन धर्म से समर्थित मंत्री थे। इसके अलावा उपवर्ष, वररुचि, यहाँ पर वररुचि एवं कात्यायन, यहाँ पर ऐसे विद्वान जो थे ये नंद काल में ही उत्पन्न हुए थे, समझे। तो इसके अलावा नंद शासक धनी और शक्तिशाली थे। मैंने बताया कि इसमें आप सैनिक देखोगे तो बहुत बड़ी संख्या में थे। फिर चाहे वो पैदल हो, चाहे वो घुड़सवार हो, इनके पास हाथियों की भी एक बहुत बड़ी संख्या थी, समझे। इसी वजह से नंदवंश से लोहा लेने की हिम्मत कोई और शासन नहीं, मतलब कोई और शासक नहीं करते थे। तो यहां पर कहा जाता है कि इनके सेना में 2000 पैदल सैनिक, 20,000 घुड़सवार, 3000 से लेकर 6000 तक हाथी थे, समझे मेरी बात। बोलो बोलो, ठीक है। आगे देखेंगे तो 322 ईसा पूर्व में हुआ क्या कि चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने गुरु चाणक्य की सहायता से धनानंद की हत्या करके मौर्य वंश के शासन की नींव डाली और यहां से शुरू हो जाएगा हमारा मौर्य काल, समझे। मौर्यों के शासन में मगध का वैभव अपने शिखर पर पहुंच गया था। आगे अब देखेंगे तो नेक्स्ट पॉइंट यहां पर, अब देखो मगध की सफलता का कारण, मगध क्यों इतना सफल हुआ, मगध पे क्यों इतना लोगों ने, क्यों सब शासक चाहते थे कि हम मतलब मगध पर राज करें। यहां पर मगध, मैंने आपको बताया था कि यहां पर क्या प्राकृतिक रूप से एक शक्तिशाली क्या था, राज्य था, समझे। प्राकृतिक रूप से एक शक्तिशाली महाजनपद था। देखते हैं जरा, इस काल में भारत के सबसे बड़े राज्य की स्थापना बिंबसार, अजातशत्रु, महापदम नंद जैसे कई साहसी और महत्वाकांक्षी शासकों के प्रयास से हुई थी। इसके अलावा मैंने बताया था कि यह एक लोहे का वो था, लोहे का क्षेत्र था, तो हथियार बनाना, ये सारी कृषि कार्य करना यहां पर बड़ा ही सुगम था, समझे। तो यहां पर लौह युग में मगध की भौगोलिक स्थिति के यहां पर क्या बोला है, बहुत उपयुक्त थी, क्योंकि लोहे के समृद्ध भंडार मगध की आरंभिक राजधानी राजगीर, जो राजगृह कही जाती थी, उससे बहुत ज्यादा दूर नहीं थे। समृद्ध लौह खनिज के समीपतम सुविधा के कारण मगध के शासक क्या थे, प्रभावशाली हथियार तैयार कर सकते थे। क्लियर हुआ, बोलो बोलो, हेलो। हाँ भैया, आगे बढ़ते हैं तो मगध की दोनों राजधानियां, पहली राजगृह और दूसरी पाटलिपुत्र, यह दोनों ही सामरिक दृष्टि से क्या थी, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण स्थान थे। इसके अलावा राजगीर जो था वो 5 पहाड़ियों की श्रृंखला से घिरा था। अब 5 पहाड़ियों से घिरे होने के कारण इस पर आक्रमण करना इतना ज्यादा आसान नहीं था, इसलिए वही बोला है कि वह दुर्भेद्य था। दुर्भेद्य मतलब इसको आसानी से भेदा नहीं जा सकता था, आसानी से इस पर आक्रमण नहीं किया जा सकता था। इसके अलावा पाटलिपुत्र के बारे में, ये तो राजगीर के बारे में हुआ, आप देखो पाटलिपुत्र को भी नहीं भेदा जा सकता था। क्यों, क्योंकि गंगा, गंडक और सोन नदियां इनके संगम पर था यह पाटलिपुत्र, और यही नहीं, पाटलिपुत्र से थोड़ी दूर पर था घाघरा नदी जो गंगा से मिलती थी। यही नहीं, चारों ओर से नदियों से घिरा होने के कारण पटना यानी कि पाटलिपुत्र भी क्या थी, इसकी भी स्थिति अभेद्य थी, इसको भी आसानी से इस पर भी आक्रमण नहीं किया जा सकता था। तो ये दोनों ही राजधानियां बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण थी। क्लियर हुआ, बोलो। ठीक है, आगे देखते हैं। इसे बोला गया है, इसे सोन और गंगा पश्चिम और उत्तर की ओर से घेरे हुए थी। वहीं पुनपुन नदी, पुनपुन मतलब वही निरंजना नदी, निरंजना या पुनपुन दक्षिण और पूरब की ओर से। इस प्रकार पाटलिपुत्र सभी तरफ से एक जलदुर्ग था, सही रूप से एक जलदुर्ग था। जलदुर्ग मतलब जल और दुर्ग, दुर्ग मतलब मैंने बताया था कि जो घेरेबंदी हुई रहती है, समझे। तो दुर्ग मतलब घेरेबंदी, किससे घेरेबंदी हुई थी, तो पानी से घेरेबंदी हुई थी, चारों तरफ से पानी था। क्लियर हुआ पाटलिपुत्र में,
बोलो। हाँ भैया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो प्राचीन बौद्ध ग्रंथों से ज्ञात होता है कि इस प्रदेश में अनेक प्रकार के चावल उपजाए जाते थे। मैंने बताया कि भैया क्यों, क्योंकि ये गंगा दोआब वाला क्षेत्र था, पानी की अधिक उपलब्धता थी। प्रयाग से पश्चिम के क्षेत्र की अपेक्षा यह प्रदेश बहुत ही ज्यादा उपजाऊ था। इसके अलावा यहाँ के किसान पर्याप्त अनाज उपजा लेते थे, और यही नहीं, भरण पोषण के बाद उनके पास पर्याप्त अनाज बचता भी था, जो क्या करते थे, शासक को कर के रूप में इस अतिरिक्त उपज को एकत्र कर लिए जाते थे। शासक क्या करता था, कर के रूप में जो भी बचे हुए अनाज रहते थे उनको एकत्रित करके अपने पास रखा करते थे। आगे देखेंगे तो मगध के शासकों ने नगरों के उत्थान और धातु के बने सिक्कों के प्रचलन का भी लाभ उठाया, और इसके अलावा सैनिक संगठन के विषय में मगध को एक विशेष सुविधा प्राप्त थी। समझे, मगध के पास क्या थी, एक बहुत ही बड़ी सैनिक व्यवस्था थी। आगे भारतीय राज्य में घोड़े, रथ, इन सभी के उपयोग से ये लोग भली भांति परिचित थे, किंतु मगध पहला राज्य था जिसने अपने पड़ोसियों के विरुद्ध युद्ध में हाथियों का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया था। इसके अलावा यूनानी स्रोतों से ज्ञात होता है कि नंदों की सेना में लगभग 6000 के आसपास हाथी थे। तो इस तरीके से नंद जो था एक बहुत ही समृद्ध, एक ही बहुत ही शक्तिशाली मगध का, महाजनपद का राजवंश था। समझ में आई मेरी बात? बोलो। हाँ भैया। तो इस तरीके से दोस्तों हमारा महाजनपद काल खत्म हुआ। अब आप